दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। चलिए आज हम लोग पॉलिटी की दूसरी कक्षा प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियां। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8। वर्तमान में 12 हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, लेकिन वर्तमान में यह बढ़कर 12 हो गई है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। भारतीय संघ के नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 9वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसे संशोधित किया गया। इसे दल विरोधी कानून भी कहा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसे संशोधित किया गया और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा गया। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एकमात्र प्रमुख भाषा ऐसी है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों का नाम एवं उसकी सीमाएं उल्लेखित है। पहली अनुसूची में राज्य संघ राज्यों के क्षेत्र के नाम एवं उसकी सीमाओं के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारी के वेतन, भत्ता, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, सांसद, राज्य विधान मंडल के सदस्य, चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों तथा प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े प्रावधान के बारे में बताया गया है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध की बात की गई है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय शामिल किए गए हैं। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची का वर्णन है। 9वीं अनुसूची में इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनिमय आदि इसके न्यायिक पूर्ण अवलोकन से
बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहरता से संबंधित उपबंध है। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायत की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्ति एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज़ भारत, इंडिया अर्थात भारत। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज़ भारत, इंडिया अर्थात भारत का चर्चा किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक प्रणाली। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन है? न्यायिक समीक्षा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। नीति निर्देशक तथ्य तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नीति निर्देशक तथ्यों को मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूचियां हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन में वर्ष 1911 में। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी व्हीलर का है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी व्हीलर का है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था। भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ और राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ और राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना, यदि उसे क्रियान्वित करने वाला बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे से नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे से नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ जो है तो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। पशु कौन सा है? बाघ है, पुष्प, कमल, पक्षी, मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, उसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भूमि सुधार जो है वह राज्य सूची का विषय है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस यह भी राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। कृषि कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज यह भी राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज जो है यह राज्य सूची का विषय है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची तृतीय में शामिल किया गया है। यानी दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में इसे शामिल किया गया है। विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची के किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया है। विवाह विच्छेदन, गोद लेना ये सब जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी
संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीवाद 1973। सर्वोच्च न्यायालय ने किस विवाद में यह कहा था कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यह केशवानंद भारतीवाद 1973 में यह बात सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया था। संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुर प्रसाद भार्गव ने संविधान की आत्मा और N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। उद्देशिका को जो है के.एम. मुंशी राजनीतिक जन्मपत्री बोले हैं, उद्देशिका को के.एम. मुंशी क्या बोल रहे हैं, राजनीतिक जन्मपत्री। ठाकुर प्रसाद भार्गव उद्देशिका को संविधान की आत्मा कह रहे हैं। N.A. पालकीवाला जो है वह उद्देशिका को भारत का परिचय पत्र कह रहे हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। सर अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 की रूसी क्रांति से। उद्देशिका में जो सम्मिलित है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व, यह किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? S.R. बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया विवाद में यह निर्णय लिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने किस विवाद में यह धारणा लिया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? S.R. बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया विवाद में यह निर्णय लिया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानक है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानक है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका से नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। लोक कल्याण शब्द जो है यह भारत के संविधान की उद्देशिका से नहीं है, यह कहाँ से है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्श, उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकार में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में
किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी? के.एम. मुंशी ने। उद्देशिका को राजनीतिक पत्री की संज्ञा किसने दी? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में दिया? वेरूवारी संघ मामले में 1960 में। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया? वेरूवारी संघ मामले में। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।